प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 22 नियम 4 CPC यानी एप्लीकेशन है ऑर्डर 22 रूल 4 के तहत एक एप्लीकेशन पेश हुई। और एप्लीकेशन में क्या लिख रहा है, प्लेंटिफ क्या लिख रहा है, सेवा में श्रीमान सिविल न्यायाधीश जिला सरबती नगर। हमने फॉर एग्जाम्पल ये माना है कि ये सिविल न्यायाधीश सरबती नगर में हम ये एप्लीकेशन पेश कर रहे हैं। दीवानी वाद संख्या 10/2004 यानी ये सिविल सूट हमारा है, सिविल सूट, ठीक है, ये सिविल सूट है, सिविल सूट है ये हमारा। श्रीमान सिविल न्यायाधीश सरबती नगर, दीवानी वाद संख्या यानी सिविल सूट नंबर 10/2004। तारीख पेशी, जो तारीख पेशी है वो 23/3/2005 की है। और जो हमारा प्लेंटिफ है उसका नाम है ए और डिफेंडेंट का नाम है बी। प्रार्थना पत्र नीचे हमने ये दिया है, प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 22 नियम 4 CPC ऑर्डर। श्रीमान जी आगे क्या लिखता है ये, श्रीमान जी वादी का प्रार्थना पत्र निम्न प्रकार पेश है। यह है कि उक्त अनुवाद वाद में प्रतिवादी संख्या 7, उसका नाम है सी, पुत्र CC, जाति JJ, निवासी कैकेगढ़ की मृत्यु दिनांक 2 मार्च 2004 को हो गई है। उसके कायम मुकामान निम्न प्रकार हैं। ए बेवा प्रतिवादी संख्या 7, बी पुत्र C, तीसरा है C पुत्र C, चौथा है D पुत्र C, और ये इनकी जातियां हैं और ये इनकी उम्र 54, 30, 19। हेलो फ्रेंड्स, लीगल एस्पेक्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं ऑर्डर 22 रूल 4 CPC को। इसमें हम एक केस पंकज भाई वर्सेस काला भाई का 2017 का माननीय सुप्रीम कोर्ट का केस है, इसको भी हम पढ़ेंगे। तो आज के इस वीडियो में आपको ऑर्डर 22 रूल 4 को समझने में मदद मिलेगी। ये जो ऑर्डर 22 रूल 4 है, इसमें प्लेंटिफ एप्लीकेशन पेश करता है और जब किसी डिफेंडेंट की डेथ हो जाती है तो उसके एलार्ट्स को रिकॉर्ड पर लेने के लिए ये एप्लीकेशन पेश की जाती है। तो स्टूडेंट्स के साथ साथ जो हमारे न्यू कमिंग एडवोकेट्स हैं उनके लिए भी ये जो ऑर्डर 22 रूल 4 CPC है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम उसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को देखने जा रहे हैं। और जब ये ऑर्डर 22 रूल 4 का प्रैक्टिकल एस्पेक्ट आप देखेंगे तो आपको ये जो ऑर्डर है वो याद हो जाएगा। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे सवाल पूछे जाते हैं। और CPC के ऑर्डर को समझने में, उनके स्कोप को समझने में भी ये जो आज का वीडियो है आपको हेल्प करेगा। तो हम इस एप्लीकेशंस को पढ़ेंगे। ये हमारी एक एप्लीकेशन हम पेश करने जा रहे हैं। ये प्लेंटिफ ये पेश कर रहा है और वो जो हमारे सिविल न्यायाधीश हैं उसमें एक सिविल सूट लगा हुआ है, उसमें ये एप्लीकेशन पेश हो रही है। उसमें कई सारे डिफेंडेंट्स थे, तो उनमें डिफेंडेंट नंबर जो 7 था उसकी डेथ हो गई और इसलिए ये एप्लीकेशन लगा रहा है। तो क्या लिखता है देखिए ऊपर, सेवा में, यानी वो उसको अपना सैल्यूटेशन कर रहा है, सेवा में श्रीमान सिविल न्यायाधीश जिला। हमने सरबती नगर अभी पीछे की स्लाइड में देखा, यहाँ हम जिला लिखेंगे। जो भी आपका जिला है, अहमदनगर, सरबती नगर, अहमदाबाद या जयपुर, दिल्ली, बीकानेर, कुछ भी जो भी आपका एरिया का ये कोर्ट लगता है उसका जिला हम यहाँ लिखेंगे। दीवानी वाद संख्या, अब ये सिविल रेगुलर सूट हमने यहाँ लिखा है, यानी ये सूट का जो नंबर है ये 10 है और कब का मुकदमा है, ये 2004 का ये मुकदमा है। तारीख पेशी, जो इसकी डेट है वो ये लिखी हुई है। देन ये वादी जो प्लेंटिफ है ये उसका नाम है, देन डिफेंडेंट, फिर प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 22 नियम 4 CPC। आप में से कुछ स्टूडेंट्स के लिए मैं क्षमा चाहूँगी, क्योंकि हमारे यहाँ जो प्रोसीडिंग्स हैं वो इंग्लिश में नहीं होती हैं, हिंदी में ही होती हैं।
तो वो जो प्रोसीडिंग्स है उसके कारण ये जो प्रैक्टिकल चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ इनका इंग्लिश में यहाँ नहीं लिख पाती हूँ, क्योंकि उसको थोड़ी सी लिखने में दिक्कत है, क्योंकि हमारे यहाँ जो प्लीडिंग्स हैं वो हिंदी में ही होती हैं। तो मैं थोड़ा थोड़ा इसको इंग्लिश करके बोल रही हूँ, आप लोग उसी में समझ के अपनी ड्राफ्टिंग कर लीजिए। और अदरवाइज तो फिर मुझे अगला जो वीडियो है वो इंग्लिश में बनाना पड़ेगा, क्योंकि दिक्कत ये है कि कुछ स्टूडेंट कहते हैं हिंदी में बनाओ, कुछ कहते हैं इंग्लिश में बनाओ, तो फिर थोड़ी सी इसमें दिक्कत आ जाती है। तो प्लीज़ आप लोग ही इसको एडजस्ट करके चलिए। अगली बार फिर मैं कोशिश करूँगी कि मैं भूल जाती हूँ बार बार कि मुझे ये इंग्लिश में लिखना है, क्योंकि ये चूँकि मैं फाइल में से लेती हूँ तो वहाँ हिंदी ही मुझे उपलब्ध होता है, फिर इंग्लिश में इसको मैं वापस कन्वर्ट करूँगी तो मुझे फिर टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लग जाएगा। तो अब ये देखिए, ये एप्लीकेशन जो है ऑर्डर 22 रूल 4 में पेश हुई है। अब ये आगे क्या लिखता है, ये सिर्फ सैल्यूटेशन आ गया, श्रीमान जी वादी का प्रार्थना पत्र निम्न प्रकार है, यानी प्लेंटिफ है वो अपना एप्लीकेशन निम्न प्रकार अंडरलाइंड पेश कर रहा है। यह कि उक्त अनुमान वाद में, अब ये टाइटल दे रहा है, वाद में प्रतिवादी संख्या 7 यानी जो डिफेंडेंट नंबर 7 है उसका ये नाम दिया है। यहाँ हम कुछ भी नाम लिख सकते हैं, फिर इसके फादर का नाम, ये इसका कास्ट आ जाएगा, और फिर ये रेजिडेंस जहाँ पर ये रहता है उसकी मृत्यु दिनांक 2 मार्च 2004 को हो गई है। ये कोर्ट को सूचना दे रहा है एप्लीकेशन में लिखते हुए प्लेंटिफ कि इसकी मृत्यु, इसकी जो डेथ है वो दिनांक 2 मार्च 2004 को हो गई है। उसके कायम मुकामान निम्न प्रकार हैं, यानी जो एलआर होते हैं लीगल रिप्रेजेंटेटिव, उनको रिकॉर्ड पर ये लाना चाहता है, तो एलआर के नाम ये यहाँ बता रहा है। 1 जो एलआर नंबर 1 है वो कौन है, ए यानी उसकी पत्नी का नाम हमने ए रखा है। बेवा यानी वाइफ ऑफ यानी विडो। डिफेंडेंट संख्या 7, यहाँ डिफेंडेंट संख्या 7 मैंने लिखा है, यहाँ डिफेंडेंट संख्या 7 का नाम भी लिख सकते हो, ठीक है। उसकी जाति यानी कास्ट आ जाएगी, यहाँ उसकी एज आ जाएगी। फिर बी हमने उसका नाम चूज किया है, बी इसका नाम है पुत्र। अब ये जो डिफेंडेंट संख्या 7 मरा है यही इसका नाम आ जाएगा, क्योंकि ये इसी का बेटा है, ठीक है। और फिर ये जाति आ जाएगी यहाँ पे, और फिर यहाँ एज आ जाएगी। फिर इसका बेटा नंबर सी, ये 3 नंबर बेटा है, और ये डी जो है इसका 4 नंबर बेटा है। तो इस तरह ये इसकी पत्नी है 1 नंबर, और ये 3 इसके बेटे हैं। इन सबको एलआर बनाकर, लीगल रिप्रेजेंटेटिव बनाकर वादी रिकॉर्ड पर रखवाना चाहता है। अब आगे क्या लिखता है, वो ये कहता है कि यह कि उक्त कायम मुकामान, यानी ये जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं, वादग्रस्त संपत्ति यानी जो डिस्प्यूटेड लैंड है उसमें प्रतिवादी संख्या 7 के साथ ही अतिक्रमित है, यानी वो इंक्रोचमेंट उन्होंने कर रखा था। ये एक इंजेक्शन, परमानेंट इंजेक्शन का सूट है, तो ये बता रहा है कि वो लोग भी यहाँ पर इंक्रोचमेंट कर रखा था उन्होंने भी। जो डिफेंडेंट नंबर 7 है और उसके साथ ही ये जो एलआर हैं ये भी अतिक्रमित थे, इंक्रोची थे, तो इसलिए इनको मुकदमे में पक्षकार बनाया जाए। देखिए, अगर कई बार क्या होता है, जैसे जो इंजेक्शन के सूट होते हैं, तो इंजेक्शन के सूट में कोई व्यक्ति किसी को डिफेंडेंट क्यों बनाता है। जैसे ये एक प्लॉट है और यहाँ ए व्यक्ति है, ये प्लेंटिफ है, ये कहता है ये मेरा प्लॉट है, और बी ये कहता है कि ये मेरा है और वो इस पर इंक्रोचमेंट करना चाहता है, तो ए क्या करेगा, कोर्ट में जाकर इंजेक्शन सूट फाइल करेगा। अब इसकी डेथ हो जाती है, तो इसके जो मान लो बच्चे हैं, ए 1 नंबर, 2 नंबर और ये 3 नंबर, 3 बच्चे हैं, ये अमेरिका में रहते हैं, ठीक है, ये अमेरिका में रह रहे हैं। तो अब इस ए को इनके खिलाफ, ये जो अमेरिका में रहने वाले 3 बच्चे हैं, इनके खिलाफ ये इंजेक्शन का सूट आगे चलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब बी तो मर चुका और ए को इन 3 लोगों से कोई खतरा नहीं है कि वो इसके प्लॉट पर कब्जा करेंगे, है ना। तो वो आगे इंजेक्शन सूट क्यों चलाएगा।
तो इसलिए इस लाइन में हमको ये बताना जरूरी है, यहाँ इस व्यक्ति ने ये बताया है कि ये जो डिफेंडेंट संख्या 7 है, इसके एलआर उसकी प्रॉपर्टी में इंक्रोचमेंट कर रहे हैं और इंक्रोचमेंट कर रखा है उन्होंने, तो इसलिए उनको मुकदमे में पक्षकार बनाया जाए। क्योंकि मुकदमे में पक्षकार हम तभी बनाएंगे जब उन लोगों की भी कोई भूमिका हो। तो ये हमको ध्यान रखना है कि किस तरह का मुकदमा है, हमको केस की नेचर को अवश्य देखना इसमें पड़ेगा। आगे क्या लिखता है, अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि कृपया वादी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाए, यानी वादी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाए और ये जो एलआर्स हैं इनको रिकॉर्ड पर लिया जाए। यहाँ उसकी दिनांक आ गई और ये हस्ताक्षर प्लेंटिफ आ गए और उनके प्लेंटिफ के एडवोकेट भी यहाँ सिग्नेचर कर सकते हैं। तो ये ऑर्डर 22 रूल 4 का हमारा प्रार्थना पत्र है, एप्लीकेशन है। ये मैंने हूबहू आपको लिखकर दिखाया है ताकि जब आपको कोई प्रार्थना पत्र ड्राफ्ट करना पड़े तो आप उसको कर पाए। अब ये जो प्रार्थना पत्र है ये थोड़ा देरी से पेश किया गया है, टाइम लिमिट में पेश नहीं किया गया है। तो टाइम लिमिट में पेश नहीं किए जाने के कारण ये इसमें लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 का ये प्रार्थना पत्र यहाँ पेश किया जाना है। तो यहाँ भी इसमें लिखा गया है सेवा में श्रीमान सिविल न्यायाधीश, यहाँ वही सैल्यूटेशन आ जाएगा, दीवानी वाद जितना रेगुलर नंबर है वो आ जाएगा, तारीख पेशी आ जाएगी, फिर वादी का नाम आ जाएगा, प्रतिवादी का नाम आ जाएगा, जो डिफेंडेंट है, प्रतिवादी यानी डिफेंडेंट एंड वादी यानी प्लेंटिफ। प्रार्थना पत्र यानी एप्लीकेशन अंतर्गत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट, सेक्शन 5 लिमिटेशन एक्ट में ये एप्लीकेशन आई है। श्रीमान जी, वादी का प्रार्थना पत्र निम्न प्रकार है ये कि उक्त अनुवाद वाद में प्रतिवादी संख्या 7, ये उसका नाम आ जाएगा, नेम, पुत्र, जाति, यानी ये सब आ जाएगा कि मृत्यु दिनांक 2 मार्च 2004 को हो गई है। ये सेम ही बातें लिख रहे हैं, बस लास्ट में देरी का कारण लिखेंगे। उसके कायम मुकामान रिकॉर्ड पर लेने के लिए वादी ने प्रार्थना पत्र पेश किया है। वादी को प्रतिवादी संख्या 7 की मृत्यु का ज्ञान नहीं हो सका, इसलिए वह अंदर मियाद प्रार्थना पत्र पेश नहीं कर सका। मृत्यु का ज्ञान होते ही उसने प्रार्थना पत्र पेश किया है। देरी को क्षमा किया जाए और प्रतिवादी संख्या 7 के कायम मुकामान रिकॉर्ड पर लेते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाए। अब यहाँ आपके दिमाग में ये एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि लिमिटेशन एक्ट के तहत ये जो 22/4 का हमने प्रार्थना पत्र पेश किया है एलआर्स को रिकॉर्ड पर लेने का, इसकी लिमिटेशन क्या है, ये जरूर आप लोगों के दिमाग में एक प्रश्न उठा होगा। लेकिन मैं जानबूझकर इसका उत्तर नहीं दूंगी और आप ये बात मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे और फिर अगली बार मैं आपको ये बताऊंगी कि आपने इसका उत्तर सही दिया है या नहीं दिया है। तो लिमिटेशन कितनी होती है 22/4 के एप्लीकेशन पेश करने के लिए, ये आप लोग सब मुझे इसका उत्तर बताएंगे और इसलिए मैं जानबूझकर आप लोगों को यहाँ लिमिटेशन नहीं बता रही हूँ। केवल मैंने ये लिमिटेशन का एप्लीकेशन लिखा है, ये दिनांक आ गया, यहाँ डेट आ गई और ये सिग्नेचर आ गया। ये हम 22/4 का जो हमारा एप्लीकेशन है उसके साथ हम सेक्शन 5 लिमिटेशन एक्ट की एप्लीकेशन भी देंगे और कोर्ट से ये कहेंगे कि ये जो डिले हुआ है इसको कंडोन किया जाए। अब इसके साथ एक एफिडेविट भी लगेगा। एफिडेविट में वही सैल्यूटेशन आएगा, सेवा में श्रीमान सिविल न्यायाधीश जिला जो भी है और दीवानी वाद संख्या 10/2004 यानी सिविल सूट रेगुलर, देन तारीख पेशी, जो भी डेट है उसकी नेक्स्ट जो डेट आ रही है वो प्लेंटिफ, वादी यानी प्लेंटिफ, डिफेंडेंट, प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम उसका ये एफिडेविट लगेगा। और ये इस एफिडेविट में ये हम लिखेंगे मैं वादी पुत्र, यानी प्लेंटिफ खुद दे रहा है तो आई प्लेंटिफ, और वो अपने पिताजी का नाम बताएगा, यहाँ फिर कास्ट बताएगा, जाति यानी कास्ट बताएगा, एज बताएगा, निवासी अपना रेजिडेंस बताएगा, तहसील कौन सी है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, ये सब बताएगा और फिर लिखता है शपथ पूर्वक बयान करता हूँ। ठीक है, वो ओथ लेकर यहाँ स्टेटमेंट कर रहा है, बयान दे रहा है कि उक्त अनुवादवाद में प्रतिवादी संख्या 7
यानी प्रतिवादी संख्या 7 का ये जो नाम है वो नाम लिख सकते हैं, उसके पिताजी का नाम, उसकी जाति यानी कास्ट, निवासी कहाँ है, उसकी मृत्यु दिनांक 2 मार्च 2004 को हो गई, उसके कायम मुकामान रिकॉर्ड पर लेने के लिए वादी ने प्रार्थना पत्र पेश किया है। यानी उसके जो एलआर्स हैं, लीगल रिप्रेजेंटेटिव, उनको रिकॉर्ड पर लेने के लिए वादी ने एप्लीकेशन पेश की है। वादी को प्रतिवादी संख्या 7 की मृत्यु का ज्ञान नहीं हो सका, इसलिए ये अंदर मियाद प्रार्थना पत्र पेश नहीं कर सका। मृत्यु का ज्ञान होते ही मैंने प्रार्थना पत्र पेश किया, देवी को क्षमा किया जाए। वो एफिडेविट जो हमने सेक्शन 5 लिमिटेशन एक्ट की जो एप्लीकेशन लिखी है, उसी तरह का उसको सपोर्ट करने के लिए हमने ये एफिडेविट दिया है कि हमको डेथ का ज्ञान नहीं हो सका था कि डिफेंडेंट संख्या 7 की डेथ कब हो गई, इसलिए हम टाइम लिमिट में एप्लीकेशन पेश नहीं कर सके और अब हमारा डिले जो है वो कंडोन कर दिया जाए। तो ये उस एप्लीकेशन के साथ एफिडेविट भी लगेगा। तो देखिए आप 3 चीजें उसके साथ लगा रहे हैं। ये हमारा ऑर्डर 22 रूल 4 का एप्लीकेशन लगा, फिर सेक्शन 5 लिमिटेशन एक्ट में डिले कंडोन की एप्लीकेशन लगी, और फिर ये हमारा एफिडेविट लग रहा है। ये 3 चीजें हम उसमें पेश करेंगे। लेकिन अगर हमने टाइम लिमिट में ही पेश कर दिया है तो फिर सेक्शन 5 की एप्लीकेशन नहीं लगेगी और एफिडेविट की भी जरूरत नहीं होगी। अब नीचे फिर हम इसका अटेस्टेशन करेंगे, ठीक है। ये इसको हम तस्दीक करना भी कह सकते हैं, ठीक है, इसको हम सत्यापन करना भी कह सकते हैं, और इंग्लिश में हम इसको अटेस्ट करना भी कह सकते हैं। तो यहाँ जो प्लेंटिफ है वो इस एप्लीकेशन ये एफिडेविट है, उसके नीचे ये आ रहा है, मैं वादी यानी मैं प्लेंटिफ, पुत्र किसका बेटा है उसका नाम आ जाएगा, फादर का, जाति यानी कास्ट आ जाएगी, एज आ जाएगी, उम्र, निवासी यहाँ उसका निवासी आ जाएगा, तहसील कौन सी है यहाँ पे तहसील आ जाएगी, जिला। तस्दीक करता हूँ यानी मैं टेस्ट करता हूँ कि उपरोक्त शपथ पत्र का पैरा संख्या 1 मेरी निजी ज्ञान व जानकारी के अनुसार सही और सत्य है, ईश्वर सत्य कथन करने में मेरी मदद करें। दिनांक यहाँ डेट आ जाएगी एंड देन यहाँ हस्ताक्षर आ जाएंगे। तो इस तरह ये एफिडेविट में वो ये बताता है कि ये मेरी जो पर्सनल नॉलेज है, पर्सनल मेरी जो जानकारी इन्फॉर्मेशन है, उसके अनुसार मैं ये ट्रू स्टेटमेंट कर रहा हूँ। ये इस तरह का एक अटेस्टेशन वो एफिडेविट के नीचे देगा। अब ये डिफेंडेंट जो है वो उसका जवाब दे रहा है। डिफेंडेंट क्या लिखता है, वही सैल्यूटेशन सेम है, सेवा में श्रीमान सिविल न्यायाधीश, क्योंकि ये सिविल न्यायाधीश के यहाँ मुकदमा है, दीवानीवाद, रेगुलर सिविल सूट, तारीख पेशी, वादी प्रतिवादी, और ये प्रार्थना पत्र तो ऊपर सेम का लिखेगा। प्रार्थना पत्र अंतर्गत ऑर्डर 22 नियम 4 CPC अंडर 22 रूल 4 CPC, और ये जवाब यानी इसका रिप्लाई है। देन वो रिप्लाई में क्या कहता है कि महोदय प्रतिवादी गण की तरफ से निम्न जवाब पेश है, यानी डिफेंडेंट की तरफ से वो निम्न रिप्लाई पेश कर रहा है। नंबर इसमें पैरा बना दिए हैं, पैरा में भी अपन एप्लीकेशन लिख सकते हैं, जवाब लिख सकते हैं। और ये कहता है कि प्रार्थना पत्र का फिकरा नंबर 1 का जवाब ये है। फिकरा नंबर का मतलब पैरा नंबर को ये बात कर रहा है कि जो एप्लीकेशन का पैरा नंबर 1 है उसका वो ये जवाब देता है कि प्रतिवादी संख्या 7 की मृत्यु दिनांक 2 मार्च 2004 होने की बात सही है, वह उसके कायम मुकामान जो प्रार्थना पत्र में वर्णित किए गए हैं वे भी सही हैं। यानी देखिए इसमें वो क्लेरिफाई करता है, अगर वो प्लेंटिफ जो है वो डेथ की दिनांक को अगर यहाँ गलत लिख देता है उस एप्लीकेशन में, तो यहाँ ये लिखेगा कि ये बात सही नहीं है कि इस दिनांक को डेथ हुई हो, लेकिन उसने चूंकि इस मामले में सही लिखी है तो ये कह रहा है ये बात सही है कि इस 2 मार्च 2004 को ये डिफेंडेंट 7 की डेथ हुई है। अब दूसरा पॉइंट आता है LR के बारे में। तो अगर हमारे कोई एडवोकेट डिफेंडेंट की तरफ से आए तो उनको ये ध्यान रखना है कि जवाब में रटे रटाए जवाब नहीं देते हैं, परिस्थितियों के अनुसार प्लेंटिफ ने क्या लिखा है उसके हिसाब से जवाब दिया जाएगा। तो यहाँ जो वो ये LRs जो बना रहे हैं, LRs जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो प्लेंटिफ ने लिखे हैं वो सही लिखे हैं, इसलिए ये कह रहा है कि ये सही है। लेकिन अगर वो गलत लिख देता, उसमें किसी को काट देता, किसी को बढ़ा देता, तो वो ये कहता है कि ये गलत लिखे हुए हैं।
तो यहाँ जो कि उसने उनके नाम सही लिखे हैं, तो ये कह रहा है उसके कायम मुकामान जो प्रार्थना पत्र में वर्णित किए गए हैं, यानी जो एप्लीकेशन में डिस्क्राइब किए गए हैं कायम मुकामान लीगल रिप्रेजेंटेटिव, वे सही लिखे हैं, इसलिए ये सही कह रहा है। देन दूसरा है, प्रार्थना पत्र का फिकरा नंबर 2 में अंकित की तथ्य गलत है कि प्रतिवादी संख्या 7 के उत्तराधिकारी अतिक्रमी हों। अब ये कह रहा है कि ये जो एप्लीकेशन लिखी हुई है उसके पैरा नंबर 1 में आपने इसको जो हमारे लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं इनको भी इनक्रोची बता दिया है, इनक्रोचमेंट करने वाला बता दिया है, तो ये बात गलत लिखी हुई है, ये इनक्रोचमेंट इन्होंने नहीं कर रखा है। अब ये इसका एप्लीकेशन को रिबट करने का आधार हो गया है कि क्यों इनको एलआरस को रिकॉर्ड पर नहीं लिया जाए, एलआरस को डिफेंडेंट नहीं बनाया जाए, क्योंकि ये कहता है कि वो चूंकि इंक्रोचमेंट उन्होंने नहीं कर रखा है और ना ही वो करने की कोई इच्छा रखते हैं, इसलिए इनको एलआर बनाने की जरूरत नहीं है। फिर 3 नंबर में कह रहा है प्रार्थना पत्र बाद मियाद पेश किया गया है, देरी न करने का कोई कारण नहीं बताया गया है। अब यहाँ ये कहता है कि देरी से, ये जो एप्लीकेशन है ये देरी से बाद में आफ्टर लिमिटेशन पेश की गई है और डिले को कंडोन नहीं किया जाए, डिले को कंडोन नहीं किया जाए क्योंकि कोई कारण नहीं बताया गया है। देखिए प्लेंटिफ को अगर कोई इसको लेना है टाइम लिमिट में, प्लेंटिफ चाहता है कि कोर्ट डिले को कंडोन कर दे, तो उसको कारण भी बताना पड़ेगा और कारण जस्ट एंड रीजनेबल होगा, यानी ऐसा कारण होगा जो न्यायालय को उचित लगे, न्यायालय को जस्ट लगे और उसको न्याय संगत लगे, उसको जस्टिफिएबल लगे, तभी कोर्ट उस कारण को एक्सेप्ट करेगा, अदरवाइज एप्लीकेशन रिजेक्ट भी हो सकती है। तो ये एप्लीकेशंस और उनके जवाब बहुत सोच समझकर सिविल में बनाने चाहिए। अब लास्ट में क्या लिखता है, वादी और प्रतिवादी एक ही गांव के रहने वाले हैं, यानी प्लेंटिफ और डिफेंडेंट एक ही गांव के रहने वाले हैं। वादी को प्रारंभ से ही प्रतिवादी संख्या 7 के मृत्यु की जानकारी थी। अब ये कहता है कि प्लेंटिफ को शुरू से ही, जब उसकी डेथ हुई तब से ही उसकी डेथ की जानकारी थी, परंतु उसने जानबूझकर कायम मुकामान का प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया। वो कहता है डेलिबरेटली ही didn't submit this application, he didn't put up this application। उसने जानबूझकर कोर्ट के अंदर इस तरह का एप्लीकेशन पेश नहीं किया। प्रतिवादी संख्या 7 के विरुद्ध दावा अबेट हो चुका है। अब वो एक चीज और नई लेके आ गया कि ये जो उनका प्लेंटिफ का प्लेंट जो है, जो सूट पेश किया है, वो अबेट ही हो गया है डिफेंडेंट संख्या 7 के खिलाफ, अतः दावा खारिज किया जाए, इसलिए प्लेंट को डिसमिस कर दिया जाए। अतः जवाब पेश कर निवेदन है कि वादी का प्रार्थना पत्र में खर्चा खारिज किया जाए, यानी डिफेंडेंट को खर्चा भी दिलाया जाए और ये जो इसकी एप्लीकेशन है ये डिसमिस कर दी जाए। यहाँ डेट आ जाएगी और ये सिग्नेचर आ जाएंगे डिफेंडेंट्स के, यहाँ उनके एडवोकेट्स के सिग्नेचर आ जाएंगे। तो ये इसने जवाब दिया है। 2-3 इसने प्ली ली है, एक अबेटमेंट की प्ली ली है, दूसरा मृत्यु की डेथ की जानकारी शुरू से ही होना बताया है और दोनों एक ही गांव के रहने वाले हैं। तो एक ही गांव के रहने वाले हैं तो इससे ज़्यादा संभावना यही है कि प्लेंटिफ को इस बात का ज्ञान रहा होगा कि डिफेंडेंट की डेथ का वो, फिर भी उसने इसमें डिले कर दिया। अब ये 5 लिमिटेशन एक्ट का इसने जवाब दिया है। ये वही हमारा सिविल न्यायाधीश और दीवानी वाद, तारीख पेशी, ये सब आ गया। और फिर यहाँ उसने वही कारण लिखा है कि महोदय प्रतिवादीगण की तरफ से निम्न प्रकार जवाब पेश है, यानी डिफेंडेंट जो है निम्न रिप्लाई यहाँ पेश कर रहे हैं। क्या रिप्लाई पेश कर रहे हैं कि प्रतिवादी संख्या 7 यानी डिफेंडेंट नंबर 7 की डेथ दिनांक 2 मार्च 2004 को होना स्वीकार है। प्रतिवादी की मृत्यु का ज्ञान वादी को प्रारंभ से ही था, परंतु उसने देरी से प्रार्थना पत्र पेश किया है, जबकि वादी और प्रतिवादीगण एक ही गांव के रहने वाले हैं। वादी को प्रतिवादी संख्या 7 के कायम मुकामान की जानकारी थी। वादी ने देरी का कोई कारण नहीं बताया है। वादी का दावा प्रतिवादी संख्या 7 के विरुद्ध अबेट हो चुका है। यानी वही बातें जो उसने ली थी कि डिले कंडोन नहीं किया जाए और डिफेंडेंट नंबर 7 के अगेंस्ट में प्लेंटिफ का जो सूट है वो अबेट हो गया है, इसलिए डिसमिस एप्लीकेशन को किया जाए। अब आदेश, अब देखिए ये कोर्ट जो है इसमें आदेश लिखा रहा है, ये डेट इधर आ गई है और ऊपर ये आदेश। अब ये जो ऑर्डर है ये अलग से नहीं लिखाया गया है और जो इसमें जो हमारी आदेशिक वो होती हैं, ऑर्डर शीट होती हैं, उसी में ये ऑर्डर लिखा गया है।
तो वहाँ क्या लिखते हैं, वकुलाई पक्षकारान उपस्थित, यानी दोनों जो पक्ष हैं, दोनों प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट, उनके एडवोकेट्स वकुलाई, उनको वकुलाई लिख देते हैं, दोनों के वकील उपस्थित हैं तो वकुलाई पक्षकारान उपस्थित। इस आदेश द्वारा वादी के प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 सीपीसी तथा परिसीमा अधिनियम की धारा 5 में पेश प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जा रहा है। दोनों आवेदन पत्रों के जवाब प्रतिवादी गण की तरफ से पेश हो चुके हैं, यानी 2 एप्लीकेशंस प्लेंटिफ की तरफ से आई हैं, ऑर्डर 22 रूल 4 की और सेक्शन 5 लिमिटेशन एक्ट की। इनका डिसीजन जो है इस ऑर्डर के द्वारा किया जा रहा है और इनका रिप्लाई भी डिफेंडेंट्स पेश कर चुके हैं। न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया, यानी ये जो फाइल है इसको गो थ्रू किया गया है, इसको देखा गया है, पढ़ा गया है और दोनों जो पक्ष हैं प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट उनके आर्गुमेंट भी सुन लिए गए हैं। न्याय पत्रावली के अवलोकन से न्यायालय के समक्ष यह स्थिति प्रकट हुई है कि प्रतिवादी संख्या 7 की मृत्यु दिनांक 2 मार्च 2004 को हुई थी, यानी कोर्ट के समक्ष फाइल देखने से ये स्थिति आ गई है कि जो डिफेंडेंट संख्या 7 है उसकी डेथ 2 मार्च 2004 को हो गई थी, जबकि वादी ने उसके कायम मुकामा रिकॉर्ड पर लेने हेतु प्रार्थना पत्र 21 अप्रैल 2005 को पेश किया है, जो अत्यधिक विलंब से पेश किया गया है। अब 21 अप्रैल 2005 को लगभग 1 साल की डिले से, 1 साल से भी ज़्यादा टाइम की डिले से ये एप्लीकेशन पेश की गई है। अब कोर्ट क्या कहता है, दोनों पक्ष एक ही गांव के हैं, इसलिए इस बात की संभावना बहुत कम है कि वादी को प्रतिवादी संख्या 7 की मृत्यु की जानकारी ना रही हो। अब ये बात तो दोनों ने स्वीकार की है कि दोनों एक ही गांव के हैं, तो कोर्ट भी इस बात को मानता है कि फिर इस बात की संभावना बहुत कम है कि प्लेंटिफ को ये जानकारी ना हो कि डिफेंडेंट संख्या 7 की मृत्यु हो गई या नहीं हुई। लेकिन फिर देखिए कोर्ट क्या लिखता है, दूसरी तरफ ये तथ्य भी गौर करने लायक है कि प्रतिवादी गण का यह विधिक कर्तव्य था कि वे न्यायालय को प्रतिवादी गण संख्या 7 की मृत्यु की जानकारी दे दे। अब ये जो लाइन लिखी हुई है कि डिफेंडेंट का ये लीगल, डिफेंडेंट की या डिफेंडेंट्स की ये लीगल ड्यूटी थी, अब ये कौन सा ऑर्डर है, ये कौन सा ऑर्डर और इसका कौन सा रूल है जिसमें ये लिखा हुआ है कि डिफेंडेंट जो है वो किसी डिफेंडेंट की अगर डेथ हो जाती है तो वो उसकी जानकारी देंगे, ये कहाँ लिखा हुआ है, ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे। कोर्ट ने लिखा है ये बात कि दूसरी तरफ ये तथ्य भी गौर करने लायक है कि प्रतिवादी गण का यानी डिफेंडेंट का ये विधिक कर्तव्य था, उनकी एक लीगल ड्यूटी थी कि वह कोर्ट को इस बारे में इंफॉर्मेशन देते, लेकिन प्रतिवादी गण ने न्यायालय को ऐसी कोई सूचना नहीं दी। इस कारण वादी द्वारा प्रार्थना पत्र पेश करने में जो विलंब किया गया है वह क्षमा करने योग्य है। अब देखिए आप देखिए किसी की गलती कितनी बड़ी भारी हो जाती है। यहाँ डिफेंडेंट्स ने कोर्ट को परमिशन नहीं दी, तो कोर्ट ने प्लेंटिफ का जो एप्लीकेशन है उसकी डिले कंडोन करने की जो उनका निवेदन था वो मान लिया, केवल इस आधार पर मान लिया कि डिफेंडेंट ने अपनी ड्यूटी नहीं निभाई। नहीं तो हो सकता है ये दावा अबेट हो जाता, डिफेंडेंट नंबर 7 के खिलाफ अबेट हो जाता अगर ये जानकारी दे देते तो, लेकिन इन्होंने जानकारी नहीं दी और प्लेंटिफ ने 1 साल के बाद, देखिए अब दाव हम कहते हैं मुकदमों में डिले क्यों होता है। अब देखिए अगर 1 साल तक कोई व्यक्ति कोर्ट में नहीं आ रहा है और उसका जो एप्लीकेशन 1 साल तक पेश नहीं हो रहा है तो मुकदमे डिले किस कारण होंगे। अब इसमें कोर्ट की गलती है क्या? कोर्ट की कोई गलती नहीं है, 1 साल तक लोग एप्लीकेशन पेश नहीं करते और ऐसा वास्तव में होता है। ऐसा नहीं है कि ये मैंने आपको केवल ये ऑर्डर में ही ऐसे लिखा है, नहीं, कोर्टों में ऐसा वास्तविक रूप में होता है, इसीलिए मुकदमे सिविल के 10-10 साल तक चल जाते हैं। चलिए अब यहाँ आगे क्या लिखा हुआ है, अतः वादी की ओर से पेश किया गया धारा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादी की ओर से किए गए विलंब को क्षमा किया जाता है। कोर्ट ने डिले को कंडोन कर दिया कि तुमने जो डिले किया था वो हमने क्षमा कर दिया। क्षमा क्यों कर दिया, हमने फॉरगिव क्यों कर दिया? क्योंकि डिफेंडेंट ने कोर्ट को सूचना नहीं दी। अब डिफेंडेंट की ड्यूटी थी कोर्ट को सूचना देने की, उन्हें डिफेंडेंट ने सूचना नहीं दी तो वादी को सूचना नहीं हो सकी, क्योंकि ये तो चलो एक ही गाँव के हैं प्लेंटिफ और डिफेंडेंट, अगर नहीं होते तो ये ड्यूटी कोर्ट की इस पर पक्षकारों की जो कह सकते हैं प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट पर डाली गई है, जैसे भी जो भी पक्ष है उस पर ही डाली गई है कि वो उसकी अगर किसी की मृत्यु हो जाती है उसके या उसके परिवार में तो कोर्ट को सूचना देगा और कोर्ट की सूचना से फिर वो दूसरे पार्टी को जाएगी।
तो यहाँ सूचना नहीं दी तो कोर्ट ने डिले कंडोन कर दिया। अतः प्लांटिफ यानी वादी का आदेश 22 नियम 22 नियम 4 सीपीसी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। ये लोग स्वीकार भी कर लिया। और प्रतिवादी संख्या 7 के कायम मौकामान जो कि प्रार्थना पत्र में वर्णित किए गए हैं उन्हें रिकॉर्ड पर लिया जाता है। अब जो बीवी और बेटे जो कायम एलार्स बताए हैं ना प्रार्थना पत्र में, शुरू में एप्लीकेशन में बता दिया इन्होंने, तो उन सबको कोर्ट ने रिकॉर्ड पर ले लिया। प्रतिवादी संख्या 7 के स्थान पर उसके कायम मौकामान को प्रतिस्थापित किया जाए। अब उनको सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए। वादी संशोधित टाइटल पेश करे, तत्पश्चात कायम मौकामान को तलब किया जाए। अब उसका संशोधित टाइटल प्लेंटिफ पेश करेगा। कोर्ट ने तो सिर्फ ये ऑर्डर कर दिया, यहाँ सिग्नेचर हो गए पीठासीन अधिकारी के यानी जो जज महोदय हैं उनके सिग्नेचर हो गए। अब जो प्लेंटिफ है वो इसमें संशोधित टाइटल पेश करेगा। टाइटल का मतलब जो शुरू में टाइटल कोर्ट जो प्लेंट के अंदर जो टाइटल लिखा है प्लेंटिफ और डिफेंडेंट्स के नाम, तो अब चूंकि इसमें एलार्स के नाम जुड़ गए हैं तो उनको संशोधित करके ये संशोधित टाइटल पेश करेगा और तत्पश्चात कायम मुकामान को तलब किया जाए। अब देखिए जब ये रिकॉर्ड पर ये टाइटल आ जाएगा तो उसके बाद फिर इनके समन वगैरह जारी होकर इनको बुलवाया जाएगा। तो ये इसका ऑर्डर हो गया। अब यहाँ हम एक केस की बात और करेंगे। पंकज भाई रमेश भाई वर्सेस जेठा भाई काला भाई जलवाडिया। ये एक केस आया 3 अक्टूबर 2017 का। इसका डिसीजन है माननीय सुप्रीम कोर्ट का है और ये इसका अपील नंबर है 15549/2017। तो इस केस के माध्यम से हम ये समझेंगे कि वास्तव में ऑर्डर 22 रूल 4 किस जगह और कहाँ अप्लाई होता है। इस केस के माध्यम से आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अब इसमें के फैक्ट्स क्या थे कि ट्रायल कोर्ट रिजेक्टेड एन एप्लीकेशन अंडर ऑर्डर 1 रूल 10 सीपीसी। यानी इससे पहले क्या हुआ था कि अभी मैं बताऊंगी कि ट्रायल कोर्ट में ये ऑर्डर 1 रूल 10 सीपीसी की एप्लीकेशन पेश हुई जो कोर्ट ने डिसमिस कर दी। इससे पहले इस एप्लीकेशन पर जाने मैं बाद में बताऊंगी। पहले मैं ये आपको बता देती हूँ कि प्लेंटिफ अपीलांट फाइल्ड ए सूट। प्लेंटिफ जो है वो ही इस मामले में अपीलांट है और उसने एक सूट फाइल किया था। सेट असाइड ए सेल डीड मनसूखी विक्रय पत्र का। और ये कैसा सूट था? ये एक सेल डीड को सेट असाइड करने का सूट था, यानी मनसूखी विक्रय पत्र का दावा था। मनसूखी विक्रय पत्र को जीरो करवाने का, वो ही डिक्लेयर कराने का वो दावा था। प्रतिवादी संख्या 7 ने डिस्प्यूटेड सेल डीड से वे जमीन खरीदी थी। इसमें भी कई सारे डिफेंडेंट्स थे और एक डिफेंडेंट नंबर 7 भी था। और इसने ये जो डिस्प्यूटेड सेल डीड है जिसको खत्म करवाने के लिए, जिसको सेट असाइड कराने के लिए दावा लाए हैं, तो वो जो जमीन है वो डिफेंडेंट नंबर 7 ने खरीदी थी। किससे खरीदी थी? प्लेंटिफ से खरीदी थी डिफेंडेंट नंबर 7 ने। और प्लेंटिफ ने खुद ने ही जमीन बेच दी, सेल डीड कर दिया और अब जो है उसको वो सेट असाइड भी कराना चाहता है। सेट असाइड करने का दावा लाया। तो दावा लाने के बाद क्या हुआ? तो ये सूट वाज फाइल्ड। Process server reports on summon that defendant was already dead on filing date. Plaintiff ने अब क्या हुआ कि कोर्ट में ये दावा आ गया, सूट आ गया। डिफेंडेंट जो थे 1 से 7 नंबर, उनको प्रोसेस सर्वर ने समन लेकर गया। तो उसने रिपोर्ट ये की कि ये जो डिफेंडेंट, जिसको 7 नंबर का डिफेंडेंट बताया जा रहा है, ये तो पहले ही मर चुका है। इसलिए दावा दायरी के दिनांक को, यानी जिस दिन ये सूट जो है वो कोर्ट में फाइल हुआ, उस दिन से पहले ही मर गया था। अब प्लेंटिफ ने क्या किया, जब उसको ये ज्ञात हो गया कि वो मर चुका है, तो प्लेंटिफ ने ऑर्डर 22 रूल 4 की एप्लीकेशन लगाई। कोर्ट ने वो डिसमिस कर दी। कोर्ट ने कहा कि भाई ट्रायल कोर्ट डिक्लेयर्ड सूट वाज अबेटेड अगेंस्ट डिफेंडेंट 7। ट्रायल कोर्ट ने कहा कि डिफेंडेंट नंबर 7 तो पहले ही मर चुका है, वो ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द सूट नहीं मरा है, वो तो प्रोसेस जारी करने से पहले और ये जो प्लेंटिफ ने सूट फाइल किया है, इस फाइल करने से पहले ही मर चुका है। इसलिए ये डिफेंडेंट नंबर 7 के खिलाफ तो सूट अबेट हो चुका है, इसलिए इनके एलार्स को हम रिकॉर्ड पर नहीं लेंगे और ऑर्डर 22 रूल 4 की एप्लीकेशन को उन्होंने डिसमिस कर दिया। तब
ये जो एप्लीकेशन है ना ऑर्डर 1 रूल 10 की, ये प्लेंटिफ ने दूसरी एप्लीकेशन लगाई। समझ गया? ऑर्डर 22 रूल फर्स्ट ऑर्डर और ये रूल, इसकी एप्लीकेशन पहले रिजेक्ट हो गई उसकी। जब वो रिजेक्ट हो गई तो इसने ऑर्डर 1 रूल 10 में एप्लीकेशन लगाई कि अब हमको पार्टी बना लो। तो अब कोर्ट को रियल कंट्रोवर्सी इसमें क्या तय करनी है? रियल कंट्रोवर्सी ये तय करनी है इसमें एक पॉइंट रह गया है। ये तो अब ये जो बात हुई ये हो गया। फिर क्या हुआ कि ये सब हो गया, ये भी हो गया। अब आगे का मुद्दा मैं बताती हूँ आपको कि कोर्ट को रियल कंट्रोवर्सी को तय करना चाहिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कहा, अब पहला हमारा क्वेश्चन तो ये है कि इस मामले में ऑर्डर 1 रूल 10 का जो एप्लीकेशन है वो मेंटेनेबल है कि नहीं है। और इसमें जो ऑर्डर 1 रूल 10 की एप्लीकेशन क्यों रिजेक्ट हुई? उन्होंने कहा इस मामले में रेस जुडिकेटा लागू हो गया। रेस जुडिकेटा, वो एक स्लाइड है, वो यहाँ आ नहीं पाई है, उसको कॉपी करने से रह गया है, इसलिए वो पॉइंट मैं यहीं आपको लिख के बता देती हूँ कि ये उन्होंने कहा कि ये चूंकि रेस जुडिकेटा लग गया है इसमें, क्योंकि हमने ऑर्डर 22 रूल 4 की एप्लीकेशन हमने खारिज कर दी, तो अब तुम जो है ये ऑर्डर 1 रूल 10 की एप्लीकेशन भी नहीं लगा सकते, क्योंकि अब इसमें रेस जुडिकेटा लागू हो गया है, क्योंकि सेम पॉइंट्स पर हमने एक एप्लीकेशन डिसाइड कर चुके हैं। अब ऐसे ये मामला जो है फिर हाई कोर्ट गया, हाई कोर्ट से ये सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। अब सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्या कहा? उन्होंने कहा कि कोर्ट को छोटी छोटी एप्लीकेशंस पे नहीं पढ़ना है, कोर्ट का जो उद्देश्य है वो रियल कंट्रोवर्सी को तय करना है, रियल कंट्रोवर्सी को डिसाइड करना है। उन्होंने सेक्शन 153 और सेक्शन 151 को उल्लेख किया कि कोर्ट के पास इनहेरेंट पावर है किसी भी डिफेक्ट को सही करने का। कोर्ट में एट एनी टाइम अमेंड एनी डिफेक्ट और एरर इन एनी प्रोसीडिंग। ये सेक्शन 153 का संदर्भ भी यहाँ आपको समझ में आ पा रहा होगा कि किस संदर्भ में। देखिए उन्होंने सेक्शन 153 और 151 को लगाया है कि कोर्ट के पास बहुत इनहेरेंट पावर है ऐसी ऐसी चीज़ों को ठीक करने का। अब बड़ी कोर्ट के पास बड़ी ऐसी समस्याएं आ जाती हैं कि उसने प्लेंटिफ ने एप्लीकेशन सूट फाइल कर दिया और डिफेंडेंट पहले ही मर चुका है, तो क्या मृतक आदमी के खिलाफ दावा लाया जा सकता है? अब सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑब्जर्व किया? इट इज ओनली इफ ए डिफेंडेंट डाइज ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द सूट दैट द प्रोविजन ऑफ ऑर्डर 22 रूल 4 कैन बी इन्वोक्ड। अब देखिए, और हमको ऑर्डर 22 और रूल 4 को समझना था, और उसी के लिए मैंने ये आपको मुकदमा यहाँ बताया। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऑर्डर 22 रूल 4 कब लगता है? कि जब ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द सूट। इट इज ओनली इफ ए डिफेंडेंट डाइज ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द सूट दैट द प्रोविजन ऑफ ऑर्डर 22 रूल 4 CPC कैन बी इन्वोक्ड। जब पेंडेंसी के दौरान वो मरता है डिफेंडेंट, तब हम ऑर्डर 22 रूल 4 की एप्लीकेशन पेश करेंगे। लेकिन इस मामले में तो वो फाइल करने से पहले ही मर गया है, तो फिर ऑर्डर 22 रूल 4 में तो कार्रवाई हो ही नहीं सकती थी, कोई प्रोसीडिंग हो ही नहीं सकती थी, इसलिए ट्रायल कोर्ट ने उसको तो सही रिजेक्ट किया। लेकिन क्या वो अब उस रेस जुडिकेटा का पॉइंट उठाकर क्या ऑर्डर 1 रूल 10 की एप्लीकेशन मंजूर नहीं कर सकता? सवाल ये उठता है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? देयर इज नो बार,
कि ऐसी कोई बार नहीं है कि ये यहाँ रेस जुडिकेटा लागू हो गया और ऑर्डर 1 रूल 10 यहाँ हम मेंटेनेबल नहीं पा सकते। नो, देयर इज नो बार। द लीगल हेयर्स ऑफ द डिसीज्ड पर्सन in such a matter can be added in the array of parties under Order 1 Rule 10 CPC. Read with Section 151 CPC subject to the plea of limitation. उन्होंने ये कहा कि ऐसी कोई बार नहीं है, ऐसा कोई रेस जुडिकेटा इस मामले में लागू नहीं होगा और कोर्ट को ऑर्डर 1 रूल 10 में ऐसे जो डिफेंडेंट है उसके एलार्स को पार्टी बना लेना चाहिए, वो बना सकता है। लेकिन और इसमें उन्होंने ये भी कहा कि सेक्शन 151 और 153 में कोर्ट के पास इनहेरेंट पावर है, लेकिन ऑर्डर ये जो ऑर्डर 7 रूल 6 है इसके प्रोविजंस को हमको ध्यान में रखना पड़ेगा और सेक्शन 21 और 22 जो लिमिटेशन एक्ट हैं उनको भी हमको ध्यान में रखना पड़ेगा कि क्या मैटर पहले से ही लिमिटेशन से आउट तो नहीं हो चुका है, यानी क्या अब दावा हम पेश भी कर सकते हैं कि नहीं पेश कर सकते। अगर लिमिटेशन से आउट हो गया है तो हम उसको नहीं पेश कर पाएंगे, फिर ऑर्डर 1 रूल 10 भी इसमें कोई मदद नहीं कर पाएगी। लेकिन अगर लिमिटेशन में आ रहा है और हम उसको पेश कर सकते हैं तो फिर ऑर्डर 1 रूल 10 में उनको हम पार्टी बना सकते हैं। तो इस तरह ये केस जो है वो आपको ये ऑर्डर 22 रूल 4 को समझने में काफ़ी हेल्प देगा और इससे आपको ये समझ में आ पा रहा है कि कैसी परिस्थिति में ऑर्डर 22 रूल 4 अप्लाई होगी और कब अप्लाई ये नहीं होगा। आपने वीडियो को देखा, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो कैसा लगा।